आज हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में इसके उदय के कारणों पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस आंदोलन का स्वरूप कैसा था इस पर बात करेंगे और लास्ट में हम इस आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे। इसके सकारात्मक पक्ष देखेंगे, जैसे स्त्री शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हुए इस दौरान, साथ ही नर बलि प्रथा, दास प्रथा पर क्या काम हुआ ये देखेंगे, सती प्रथा के खिलाफ या बाल विवाह के खिलाफ क्या प्रयास किए गए, इन सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इसका कुछ नकारात्मक पक्ष भी रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मूल्यांकन यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको दोनों पक्षों को लिखना होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले इस आंदोलन के उदय के कारण। तो देखिए, इसके उदय के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह था औपनिवेशिक शासन की स्थापना। औपनिवेशिक शासन की स्थापना। आप सबको पता है कि भारत में 5 यूरोपीय शक्तियाँ क्रमशः पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन और फ्रांसीसी आए। ठीक है, उसमें से 15वीं शताब्दी तो पूरी तरह से पुर्तगालियों का रहा। हिंद महासागर में उन्होंने कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था शुरू की थी। ठीक है, और इस तरह से पूरा हिंद महासागर के व्यापार पर उनका नियंत्रण रहा 100 सालों तक। लेकिन उसके बाद जब भारत में अंग्रेज़ आते हैं तो अंग्रेज़ों ने अगले 150 सालों में अपनी स्थिति मजबूत की और फिर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध के साथ ही भारत में उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता की शुरुआत की। ठीक है, और कहीं न कहीं फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी, लेकिन जो कर्नाटका का तीसरा युद्ध हुआ था 1760 में, बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए और इस तरह से उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वह समाप्त हो गई। ठीक है, इसके बाद ये सारा जो देखिए, मैं क्या करूँगा इस विषय पर, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इसको मैं कल से शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में औपनिवेशिक सत्ता कैसे स्थापित हुई। तो हम क्रम से सभी घटनाओं को देखेंगे कि कैसे कैसे पुर्तगाली आए, उन्होंने क्या काम किया। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी भी हम पढ़ेंगे और कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था भी पढ़ेंगे, सब देखेंगे। तो इसको हम कल शुरू करेंगे, लेकिन आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उदय के कारणों में जो पहला कारण है, आप क्या बताएंगे? औपनिवेशिक शासन की स्थापना। अब देखिए, जो इससे पहले वाली मेरी क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें मैंने बताया था कि औपनिवेशिक शासन की शुरुआत की स्थापना की हुई। तो इसके पीछे हमने मेन जो कारण देखा था वह हमारा जो सामाजिक और जो धार्मिक ढांचा था उसमें जो बहुत सारे दोष थे, हमने इस पर बात कर लिया है। ये दोष ही एक बड़ा कारण थे। हमारे सामाजिक ढांचे में बहुत सारे दोष थे, हमारे धार्मिक ढांचे में बहुत सारे दोष थे। इन्हीं दोष के कारण जो हमारी एकता है, जो हमारी सामाजिक एकता है, हमारी जो सामाजिक एकता है वह कमज़ोर हुई और जिसका लाभ किसने उठाया? यूरोपीय शक्तियों ने उठाया। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने भारत में अपनी सत्ता की स्थापना की। ठीक है, तो अब समझिएगा यहाँ पे हुआ क्या। आपको पता है कि भारत में मध्यम वर्गीय या बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हो चुका था। ये बुद्धिजीवी वर्ग वो वर्ग हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण किया था। अंग्रेजी माध्यम, बुद्धिजीवी वर्ग या मध्यम वर्ग वह लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण किया था। ठीक है, तो इनके अंदर यह चेतना आई कि वास्तव में भारत में जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई है, इसके पीछे कहीं न कहीं एक वजह रही है हमारा कमज़ोर ढांचा। हमारा जो सामाजिक ढांचा है वह क्या है? कमज़ोर है। तो इसीलिए इन्होंने इस सामाजिक ढांचे में जो दोष थे उन दोष को दूर करने के लिए, उनको सुधारने के लिए यह सुधार आंदोलन शुरू किया था। उसमें राजा राम मोहन राय, ठीक है,
केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, तमाम नाम हम गिन सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। तो पहला कारण तो आपका ये हो गया, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, ठीक। दूसरा जो कारण है जो इसमें आप दे सकते हैं, वो दे सकते हैं ईसाई प्रवृत्ति का शुरू होना, ईसाई प्रवृत्ति का शुरू होना। इसको भी आप इसी धार्मिक ढांचे से इसको आप जोड़ के देख सकते हैं, ये बता सकते हैं। कैसे? देखिए, भारत में आपको पता है कि कठोर सामाजिक नियम थे, जिसके तहत निम्न वर्गीय जो समाज था उसे उच्च वर्गीय समाज जो है अपवित्र मानता था, और इस तरह से अछूत का कॉन्सेप्ट आया, अस्पृश्यता का कॉन्सेप्ट आया, और इसी के कारण जो तथाकथित अछूत वर्ग था उसमें असंतोष पैदा हुआ उच्च वर्ग वर्णों के प्रति। और इसका लाभ किसने उठाया? भारत में जो ईसाई मिशनरी आए उन्होंने इसका लाभ उठाया, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया, जिससे हमारा जो सामाजिक ढांचा है फिर से एक बार वो क्या हुआ, कमज़ोर हुआ। और इस बात को जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्होंने समझा, और इसीलिए लोगों में जागृति लाने के लिए, लोगों में चेतना लाने के लिए उन्होंने क्या किया, सुधार आंदोलन शुरू किया। ये बात ध्यान रखिए। तो दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं, ईसाई प्रवृत्ति का होना। ईसाई जो मिशनरी के लोग थे वो ये कहते थे भारतीयों को कि आपके धर्म में जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं इसी कारण आप पिछड़े हुए हो, तो जब आप ये धर्म छोड़ दोगे और हमारे धर्म को आप ग्रहण कर लोगे तो आपका पिछड़ापन स्वतः ही दूर हो जाएगा। ऐसी भ्रांतियां फैलाईं, और जिस कारण भारत में ईसाई प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। इसी को देखते हुए फिर हमारे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ठीक है, उन्होंने इस पर काम शुरू किया और मूवमेंट शुरू किए। बहुत सारे संगठन बनाए गए, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, वो हम बाद में भी पढ़ेंगे। पहले अभी हम इसको देखेंगे, औपनिवेशिक शासन की स्थापना अर्थात यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, हम ये शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं इसी का, वो है आपका जो दुनिया के पाश्चात्य बुद्धिजीवी हैं। तीसरा पॉइंट आप दे सकते हैं, जो पश्चिम के जो बुद्धिजीवी थे, बुद्धिजीवी, उनका भी योगदान रहा है। कैसे? पश्चिम के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने जो भारतीय बुद्धिजीवी हैं उनको प्रेरित किया, किसके लिए? सुधारों के लिए, कि अब भारत में बहुत ज़रूरी है कि बड़े स्तर पर क्या हो, सुधार हो। अर्थात आप कह सकते हो कि चेतना देने का काम किया, इन्हें प्रेरित किया, इन्हें मोटिवेट किया, और इसी के कारण जो भारतीय बुद्धिजीवी हैं उन्होंने वो इनसे मोटिवेट हुए, और इसके बाद इन्होंने सुधार आंदोलन शुरू किया। तो इसको भी आप यहाँ पर बता सकते हैं उदय के एक बड़े कारण में, ठीक है। और एक कारण आप बता सकते हैं, पत्र पत्रिकाएं भी एक बड़ा कारण थी इस आंदोलन के शुरू होने के पीछे। क्यों? देखिए क्या था, जब अंग्रेज़ आए थे ना, तो उन्होंने क्या किया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भारत में जो अमानवीय प्रवृत्तियां थीं उनकी आलोचना किया करते थे, और भारतीयों का उपहास किया करते थे, है ना। तो इस बात को लेकर जो बुद्धिजीवी वर्ग था, है ना, उसने यह प्रण किया, यह संकल्प लिया कि भारत में जो ये प्रवृत्तियां हैं, अमानवीय प्रवृत्तियां, इन्हें दूर करने का हमें प्रयास करना है। और इसीलिए इन्होंने क्या किया, भारत में सुधार आंदोलन शुरू किया। तो इस तरह से 3 या 4 पॉइंट हैं जिसमें आप बताओगे कि भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों हुए, ठीक है। आपके मेंस में यहाँ से ऐसा प्रश्न आता है तो आपको औपनिवेशिक शासन की स्थापना, राइट, ये बताना है, भारत में ईसाई प्रवृत्ति का शुरू होना ये बताना है, और इसको एक्सप्लेन करना है। साथ में आपको बताना है कि पश्चिमी बुद्धिजीवियों ने भी हमें प्रेरित किया, हमारे बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया सुधार आंदोलन शुरू करने के लिए, एक ये भी कारण है। और एक कारण जो बताओ गया, पत्र पत्रिकाएं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ कारण हैं जिनको आपको बताना है यहाँ पर कि सुधार आंदोलन क्यों शुरू हुए। अब हम बात करेंगे स्वरूप के बारे में
कि ये जो सुधार आंदोलन थे इनका स्वरूप कैसा था। ठीक है, स्वरूप देखिए कई तरह के स्वरूप आप इस ये जो सुधार आंदोलन था यह कई तरह के स्वरूप को लिए हुए था। जैसे आप कह सकते हो कि इसका जो स्वरूप था वो कैसा था, शैक्षिक था, शैक्षिक स्वरूप लिया हुआ था। हम इस भी एक्सप्लेन करेंगे शैक्षिक स्वरूप कैसे लिया हुआ था। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो आंदोलन हुआ था इस दौरान सुधारों के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उन्होंने कई तरह के शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना की थी। ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय ने भी किया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जहाँ पर जो विज्ञान से संबंधित विषय हैं, है ना, उन्हें पढ़ाया जाता था। एक और कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना की उन्होंने 1825 में कलकत्ता में ही, जहाँ पर विज्ञान विषय के साथ साथ में जो भारतीय दर्शन है, जो भारतीय विद्या है ना, भारतीय जो शिक्षा है उससे भी दिया जाता था। तो इस तरह से आप बोलोगे, कई इसके कारण आप दोगे। शैक्षिक स्वरूप है ऐसा बताने के लिए आप कैसे कैसे क्या क्या प्रमाण देंगे तर्क में। एक तो बताएंगे कि बहुत इस सुधार आंदोलन के दौरान तमाम लोगों ने, जैसे आप नाम ले सकते हो राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या किया, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की। एक तो नाम बताओगे आप, 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और ये कॉलेज किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, डेविड हेयर के सहयोग से यह कॉलेज स्थापित हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। और हिंदू कॉलेज में क्या है, जो विज्ञान विषय हैं उनकी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। किसकी स्थापना की, वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और वेदांत कॉलेज में विज्ञान से संबंधित विषयों के साथ साथ में जो भारतीय दर्शन के विषय हैं उनको भी पढ़ाया जाता था। ठीक है, इसके बाद तो इस तरह से तो राजा राम मोहन राय ने इस पे ये काम किया। इसके साथ ही आप नाम ले सकते हैं आपका एनी बेसेंट का भी नाम ले सकते हैं आप, एनी बेसेंट का नाम ले सकते हैं। एनी बेसेंट, आपको पता होगा एनी बेसेंट के बारे में कि आयरलैंड की महिला थी, आयरलैंड से आई थी भारत में, और भारत 1893 में 1893 में भारत आई थी। ठीक है, आयरलैंड। और थियोसोफिकल सोसाइटी से ये संबंधित थी एनी बेसेंट। ठीक है, और बाद में 1907 में ये थियोसोफिकल सोसाइटी क्या बनी, अध्यक्षा बनी थी। ठीक है, चेयरपर्सन बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, इसी दौरान जब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा थी, उसी दौरान इन्होंने एक बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाद में आप कह सकते हो BHU का ये पूर्वगामी संस्था है। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ये क्या है, एक पूर्वगामी संस्था मानी जाती है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो इस तरह से एनी बेसेंट का भी आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, राइट। एनी बेसेंट आपको पता होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, जो 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता 1917 की जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता किया था। ठीक है ना। और होम रूल मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था, हम पढ़ेंगे इसको बाद में। ठीक है, सारा कुछ। तो इस तरह से इनका नाम ले सकते हैं आप। एनी बेसेंट का प्रमाण में शैक्षिक स्वरूप था, इसको प्रमाणित करने के लिए आप ये दे सकते हैं। इसके अलावा और भी नाम इनमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आर्य समाज को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। आर्य समाज के बारे में आप बता सकते हैं। आर्य समाज जो कोई दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था 1875 में मुंबई में, बाद में इसका लाहौर में मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज में एक सदस्य थे महात्मा हंसराज। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की लाहौर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर जो विज्ञान से संबंधित विषय हैं, अंग्रेज़ी माध्यम में भी और हिंदी माध्यम दोनों में यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी। हाँ, लाला लाजपत राय का भी इसमें योगदान रहा है इसकी और ब्रांचेस खोलने में। इसके अलावा एक इसी आर्य समाज के एक और मेंबर थे, स्वामी श्रद्धानंद, ठीक है। उन्होंने हरिद्वार में, कहाँ पर, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, ठीक है, जहाँ पर मुख्य रूप से जो भारतीय दर्शन से संबंधित शिक्षाएं थी वो दी जाती थी, राइट है। तो इस तरह से देखिए, यदि आप एग्ज़ाम में लिखते हैं कि यह जो सुधार आंदोलन था इसका स्वरूप कैसा था, शैक्षिक स्वरूप लिए हुए था, तो शैक्षिक स्वरूप के लिए आपको ये तमाम जो प्रमाण हैं देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें और भी आप नाम जोड़ सकते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे, कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद। कौन थे? सर सैयद अहमद खां, ठीक है। इन्हें मानते हैं अलीगढ़ आंदोलन के ये संस्थापक हैं। अलीगढ़ आंदोलन क्या था, हम सब चर्चा करेंगे। देखिए अभी मैंने सोचा रहा कि अभी कर लूँ, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स कि सर पहले आप ना यूरोपीय शक्तियों का आगमन बढ़ा दीजिए, इसलिए मैं जितने भी मूवमेंट हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है, ये सब हम क्या करेंगे कि हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम यूरोपीय शक्तियों का आगमन देख लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, आप चिंता मत करिएगा, ये मैं कराऊंगा बाद में, ठीक। तो सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन क्या था? एक सुधारवादी आंदोलन था। सुधारवादी कैसे? ये जो मुसलमानों में जो पिछड़ापन था उसे दूर करने के लिए शुरू किया था, ठीक है। कुरान की आधुनिक व्याख्या से संबंधित था, आप ऐसा भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि शैक्षिक संस्थाएं खोली जाएं, हज यात्रा की जगह पर शैक्षिक संस्थाएं खोली जाएं, ऐसा किसने कहा? सर सैयद अहमद खां ने कहा, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन, राइट। तो इस तरह से हम इससे बाद में पढ़ेंगे। तो सर सैयद अहमद खां ने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है, 1875 में, राइट। कहाँ की थी? अलीगढ़ में, है ना। इसे अलीगढ़ कॉलेज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अलीगढ़ कॉलेज भी कहते हैं। यही हम कह सकते हैं कि जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय है, उसका एक यह पूर्वगामी संस्था है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझेंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन के लिए लोगों को, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने के लिए सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से शैक्षिक स्वरूप था इसका, इसको आपको प्रमाणित करने के लिए ये तमाम बातें आप बता सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसका स्वरूप था वह मध्यम वर्गीय था। कैसा था? मध्यम वर्गीय स्वरूप था इस सुधार आंदोलन का। 19वीं शताब्दी में जो सुधार आंदोलन हुए थे उसका स्वरूप क्या था? मध्यम वर्गीय था। कैसे? अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रमाण देने होंगे ना मेंस में जब लिखोगे आप। तो पहला आप बताओगे इसका जो नेतृत्व करता है, इन आंदोलनों के जो नेतृत्व करता हैं वो कौन थे? मध्यवर्गीय लोग थे। मध्यवर्गीय लोग थे, ठीक है। एक तो ये समझिए। दूसरा इसमें बता सकते हैं कि यह जो आंदोलन था प्रायः शहरों तक ही सीमित था। शहरों तक ही क्या था? ये सीमित था, ठीक है, राइट। और शहरों का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन करता है? मध्यम वर्गीय समाज करता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह जो आंदोलन था, ठीक है, इसका जो प्रचार प्रसार का माध्यम था, वो क्या था? वो था पत्र और पत्रिकाएं। और पत्रिकाओं की जो पहुंच थी
वो भी मध्यम वर्गीय समाज तक ही थी। इन पत्र पत्रिकाओं की जो पहुंच थी वो कहाँ तक थी? मध्यम वर्गीय समाज तक ही रही है। ठीक है। तो और एक बात और, जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है, बहुविवाह प्रथा, इनके खिलाफ इस आंदोलन ने आवाज़ उठाई थी, इनके विरुद्ध इन्होंने कार्य किया था। और सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा जो है मुख्य रूप से उस समय उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के लोगों में ही प्रचलित थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ इसीलिए अभियान शुरू किया था क्योंकि उनके भाई जगमोहन की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी भाभी को जबरन सती करा दिया जाता है। इससे बहुत दुखी होते हैं और उन्होंने सती प्रथा के लिए काम करना शुरू किया। तो सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा जैसी जो प्रथाएं थी ये मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय समाज में ही क्या थी? प्रचलित थी। तो इस तरह से ये तमाम कारण हैं। इन तमाम तर्कों को लिखते हुए आप यह प्रूव कर सकते हैं कि यह जो सुधार था ये कैसा था? मध्यम वर्गीय था। लेकिन एक बात और समझिए, पूर्णतः यह मध्यम वर्गीय नहीं था। इसका स्वरूप पूर्ण रूप से मध्यम वर्गीय नहीं था। इसके लिए भी आप तर्क देंगे, आप बोलेंगे कि मध्यम वर्गीय स्वरूप को ये लिए हुए था, लेकिन पूर्णतः यह मध्यम वर्गीय स्वरूप लिए हुए नहीं था। कैसे? आप बताएंगे इसके लिए। देखिए, तमाम ऐसे इस आंदोलन के दौरान तमाम ऐसी प्रथाओं पर भी चोट की गई, जैसे जाति प्रथा पर भी चोट की गई। और जाति प्रथा मुख्य रूप से ग्रामीण परिवेश में, है ना, निम्न जातियों के साथ, जो निम्न वर्गीय समाज था उसके साथ व्यवहार को दर्शाता था। तो जाति प्रथा पर भी इन्होंने चोट की। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य जैसे कर्मकांड वगैरह पर भी इन्होंने क्या किया? चोट किया। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग था कौन था? वो निम्न जातीय समाज ही प्रभावित था। ठीक है। तो इस तरह से ये जो तमाम जो प्रथाओं पर जो इन्होंने चोट किया था वह चोट किससे वह जो प्रथाएं हैं, ये जो प्रथाएं किससे संबंधित है? मुख्य रूप से निम्न वर्गीय समाज से मुख्य रूप से क्या है ये? निम्न वर्गीय समाज में मुख्य रूप से प्रचलित थी, आप हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। और एक बात और समझने का प्रयास करिएगा, कुछ मूवमेंट जैसे आपने नाम से सुना होगा, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम, एक आंदोलन था जो केरल में शुरू किया गया था। ठीक है, 1902 में। और एक वहाँ जाति थी इझावा, वहाँ की दलित जाति थी केरला की, तो इन्होंने शुरू किया था श्री नारायण गुरु ने। और यह आंदोलन पूरी तरह से किसके लिए था? दलितों के उत्थान के लिए था। दलितों के उत्थान के लिए था। ठीक है, उनके उत्थान के लिए था, दलितों के कल्याण के लिए था। इसमें ये कहा गया कि हमें मंदिरों में प्रवेश दिया जाए, हमें शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिया जाए। राइट है। तो तमाम ये मांग की गई थी। तो इस तरह से आप जब ये बताएंगे कि यह मध्यम वर्गीय स्वरूप तो लिए हुए था लेकिन पूर्ण रूप से मध्यम वर्गीय नहीं था, तो इसके लिए आप प्रमाण क्या देंगे? इसका भी दे सकते हैं एग्जाम्पल कि श्री नारायण गुरु द्वारा जो एक योगम मूवमेंट शुरू हुआ था, कहाँ पर? केरला में। तो वहाँ पर ये दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया था। इसके अलावा सत्यशोधक समाज की बात के बारे में आप बता सकते हो। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। और सत्यशोधक समाज भी जो है दलितों के उत्थान के लिए वो काम कर रहा था। ब्राह्मणों के वर्चस्व को उसने क्या की थी? चुनौती दी थी। राइट है। इसी तरह से आप बता सकते हैं आत्मसम्मान मूवमेंट, ठीक है, जिसे पेरियार साहब ने शुरू किया था, है ना, ईवी रामास्वामी पेरियार ने शुरू किया था। ठीक है, उसको भी आप बता सकते हैं क्योंकि वो भी किसके खिलाफ था? ब्राह्मणों के खिलाफ था। राइट है। तो इस तरह से जस्टिस मूवमेंट भी आप बता सकते हैं। जस्टिस मूवमेंट में ये कहा गया था कि जो विधायिका है उसमें दलितों को, जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाए, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो इस तरह से तमाम बातें आप बता सकते हैं और उनके आधार पर आप प्रूव कर सकते हैं कि यह आंदोलन जो था पूरी तरह से, है ना, मध्यम वर्गीय स्वरूप को नहीं लिए हुए था। ठीक है। तो मध्यम वर्गीय स्वरूप से प्रश्न यदि आए या आपको लिखना है मेंस में, तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा इसका स्वरूप जो था वो था नारी मुक्ति से संबंधित था। इसका स्वरूप कैसा था? ये नारी मुक्ति।
नारी मुक्ति से संबंधित भी इसका स्वरूप रहा है। कैसे नारी मुक्ति, कैसे आप बताएंगे? मैं बताया, बहुत सारी इसमें बातें बता सकते हो। सती प्रथा के लिए सती प्रथा निरोधक कानून पास किया गया। किसने पास किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब पास किया था? 1929 में। हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, सॉरी 1829 में, है ना, सती प्रथा निरोधक कानून, है ना। इसके अलावा आप बता सकते हो कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित एक कानून पास हुआ था 1795 में, उसको यहाँ पे उल्लेख कर सकते हो। कन्या भ्रूण हत्या 1795, जब जॉन शोर था यहाँ का गवर्नर जनरल, तो ये पास हुआ था, ठीक है। और कन्या भ्रूण हत्या को, जो कन्या हत्या थी, कन्या जो हत्या थी उसे अपराध घोषित कर दिया गया था। कन्या हत्या होती थी राजस्थान में, बंगाल में, जो राजस्थान में राजपूत थे वहाँ, उनके यहाँ वो हुआ करती थी, और बंगाल में ये प्रथा ज़्यादा प्रचलित थी, कन्या हत्या, ठीक है। तो 1795 में एक कानून पास हुआ था। तो नारी मुक्ति को लिए हुए था। इसको समझाने के लिए आपको ये तमाम बातें बतानी होंगी कि इस सुधार आंदोलन में नारियों की मुक्ति से संबंधित तमाम कानून पास हुए थे। और ये कानून कैसे पास हुए थे? ये कानून इन्हीं बुद्धिजीवियों के प्रयास से पास कराए गए थे, ठीक है। देखिए, जो मध्यकाल में जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था और जो आधुनिक काल में जो सुधार आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें एक अंतर यही है, मुख्य अंतर यही है कि जो मध्यकाल में जो भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था ना, वहाँ पर धर्म के आधार पर सुधार करने का प्रयास किया गया था। कोई कानून नहीं बने थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कानून बनाए गए, सरकार पर दबाव डाला गया, है ना, लोगों को अवेयर किया गया, और कानून के माध्यम से ये जो जितने भी समाज में बुराइयां हैं इनको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, यही अंतर है। दूसरा अंतर भी है कि इस आंदोलन के तहत बहुत सारे क्या हुए, शैक्षिक संस्थान खोले गए थे, और जबकि मध्यकाल में जो शुरुआत था मूवमेंट, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई पूछे ना, कंपेयर करे कि भक्ति आंदोलन जो हुआ था मध्यकाल में और जो आधुनिक काल में जो ये सुधार आंदोलन हुए, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आपको समझना है। तो कन्या हत्या पर भी बना कानून। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि बाल विवाह से संबंधित कई कानून बने थे। 1872 में बना, ठीक है, 1891 में बना, राइट, है ना, 1930 में बना शारदा एक्ट, 1872 में बना नेटिव मैरिज एक्ट 1872, जिसमें बालिका के लिए 12 वर्ष और बालक के लिए 18 वर्ष उम्र कर दी गई थी। 1891 में जो बना था सम्मति आयु अधिनियम बना था, सम्मति आयु अधिनियम, ठीक है। इसमें जो बालिकाओं की विवाह की उम्र थी वो कम से कम 12 वर्ष की गई थी, न्यूनतम 12 वर्ष की गई थी, ठीक है, 1891 SS बंगाली के प्रयास से। और ये जो 1872 में हुआ था, ये BS मालावारी के प्रयास से इसको लाया गया था, ठीक है। 1872 में एक और भी अधिनियम बना था, ब्रह्म विवाह अधिनियम, जो कि केशव चंद्र सेन के प्रयास से लाया गया था, ब्रह्म विवाह अधिनियम, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, हम अभी बात कर लेंगे उस पर। तो 1872 में 2 बनी थी, एक तो नेटिव मैरिज एक्ट और एक बना था ब्रह्म विवाह अधिनियम, ठीक है। 1830 में बना था शारदा एक्ट, जब इरविन था, इस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड इरविन था। तो हरविलास जो शारदा थे उनके प्रयास से ये बना था, हरविलास शारदा के प्रयास से, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं BS मालाबारी के प्रयास से, है ना, और ये बोल सकते हैं SS बंगाली के प्रयास से। ये सारे जो हैं अधिनियम बने थे, सारे बाल विवाह से संबंधित, ठीक है। इसमें जो विवाह की उम्र थी वो भी 14 वर्ष बालिकाओं के लिए, 18 वर्ष बालकों के लिए, ठीक है, शारदा अधिनियम 1930 में। तो ये भी आप बता सकते हैं, बाल विवाह से संबंधित तमाम अधिनियम बने थे। इसके अलावा स्त्री शिक्षा के लिए इसमें आप बता सकते हैं, स्त्रियों के एजुकेशन के लिए तमाम काम हुए थे। हालांकि भारत में स्त्री शिक्षा के लिए जो पहला प्रयास था वो ईसाई मिशनरियों ने किया था। किसने किया था? ईसाई मिशनरियों ने। स्त्री शिक्षा को भी आप यहाँ पर समझा सकते हैं, ठीक है। तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने की थी? ईसाई मिशनरियों ने। कहाँ? कलकत्ता में। और यह पहला प्रयास है स्त्री शिक्षा से संबंधित, ठीक है, 1819 में।
तो आप बता सकते हैं। इसको हम अभी मूल्यांकन में करेंगे, जब करेंगे मूल्यांकन, ठीक है। तो इस तरह से तमाम नारी मुक्ति स्वरूप लिए हुए था, इसको दिखाने के लिए आप ये तमाम प्रमाण दे सकते हैं, राइट है। इसके बाद हम बात करें, इसका एक और स्वरूप आप कह सकते हो क्या, सुधारवादी स्वरूप था इसका। क्या था? सुधारवादी स्वरूप। कैसे? धर्म, इन्होंने कोई नए धर्म की शुरुआत नहीं की, इन्होंने किसी नए धर्म की शुरुआत नहीं की। जैसे आप देखेंगे कि बौद्ध जैन धर्म कैसे धर्म बने, जब जो उस समय भागवत धर्म था, जो समय ब्राह्मण धर्म था, उस धर्म में तमाम कुरीतियाँ थीं। प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम कुरीतियाँ थीं। उन कुरीतियों के खिलाफ एक नया धर्म बना दिया, बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पर नए धर्म बने प्राचीन काल में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नया धर्म नहीं बनाया इन लोगों ने। इन्होंने क्या किया, पुराने धर्म में ही, पुराने जो हिंदू धर्म है या जो पारसी धर्म है, जो मुस्लिम धर्म है, उसी में सुधार करने का प्रयास किया। तो इसे हम बोल सकते हैं यह स्वरूप कैसा था, इसका स्वरूप सुधारवादी स्वरूप था, ठीक है। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसका करेंगे मूल्यांकन। हमने उदय का कारण देख लिया और हमने इसका स्वरूप देख लिया। अब हम देखेंगे इसका मूल्यांकन। इस आंदोलन का जो मूल्यांकन करेंगे हम, इसके सकारात्मक पक्ष मूल्यांकन में, जब भी कभी आपके एग्जाम में मूल्यांकन आए तो आप इसके दोनों पक्ष लिखिए, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले हम देखते हैं सकारात्मक पक्ष। तो अब कह सकते हो सकारात्मक पक्ष बहुत सारे इसके हैं, बहुत सारे इसने सरकार पर इसने दबाव डाला इन बुद्धिजीवियों ने, और उसके बाद सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए। जैसे हम कह सकते हैं कन्या हत्या निरोधक कानून, ठीक है। ये कानून कब बना था? 1795 में। डेट यदि कभी यहाँ मतलब मिस हो जाए ना तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो कन्या हत्या निरोधक कानून 1795 में। उस समय कौन था? जॉन शोर था, ठीक है, गवर्नर जनरल। आप उल्लेख कर सकते हैं। इसके बाद बाल हत्या कानून या शिशु हत्या कानून, शिशु हत्या कानून उस समय यह बना था 1802 में, और उस समय था लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। इसके अलावा आप उल्लेख कर सकते हैं सती प्रथा निरोधक कानून कब बना था? 1829 में, दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 1829। शुरू में देखिए, ध्यान रखिएगा, ये बंगाल में इसको लगाया गया था। नियम कौन था? नियम था 17, नियम 17, नियम संख्या क्या था? 17 नियम के तहत इसको लागू किया गया था, ठीक है, सती प्रथा। और बाद में 1830 में इसे मद्रास और बॉम्बे में भी लागू किया गया, ठीक है। तो शुरू में ध्यान रखना, सती प्रथा जो निरोधक कानून है, हाँ, कौन था इस समय भारत का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो इसको भी आप बता सकते हैं। मतलब सकारात्मक पक्ष में आप बताओगे कि स्त्रियों की मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, और अब प्रयास तो किए गए तो अब बताना पड़ेगा ना, तर्क देना पड़ेगा ना आपको, कौन कौन से प्रयास हुए, तो आपको लिखने पड़ेंगे सब एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और प्रीलिम्स में तो आते ही रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं 1829 के बाद, हाँ, आप बता सकते हैं दास प्रथा की समाप्ति, ठीक है। देखिए, दास प्रथा की समाप्ति कैसे हुई तो आपको पता होगा शायद। जो 1833 का जो आया था चार्टर एक्ट, 1833 का जो आया था क्या? चार्टर एक्ट। उस चार्टर एक्ट में दास प्रथा की समाप्ति के प्रावधान थे, ठीक है, की समाप्ति के प्रावधान थे, ठीक है। लेकिन यह लागू हुआ था 1843 में। इसे लागू कब किया गया था? 10 साल बाद, ठीक है। और इस तरह से 1843 में भारत में जो है दास प्रथा क्या हो गई? समाप्त घोषित कर दी गई। यदि कभी पूछे ना दास प्रथा समाप्त कब हुआ, तो 1843 में। और किस चार्टर में इसका उल्लेख था? तो 1833 के चार्टर एक्ट में इसका क्या था? उल्लेख था। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये पूछता कभी कभी कि उस समय कौन था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो उस समय कौन था? पता होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया,
और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, तो 1833 के बाद अब कौन क्या हो जाएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है अब क्या कहलाएगा, वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो कब बना था, 1773 के का जो एक्ट था उसमें ये कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो 1773 के एक्ट में ये प्रावधान था और 1833 के एक्ट में ये प्रावधान हो गया कि अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, और 1858 का जो अधिनियम है उसमें क्या कह दिया गया कि जो अब जो भारत का गवर्नर जनरल है वह भारत का वायसराय एंड गवर्नर जनरल कहलाएगा और लॉर्ड कैनिंग पहला था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखना, ये सब चीज़ें एग्जाम में आती हैं। तो 1843 में इस प्रथा को समाप्त किया गया और उस समय लॉर्ड एलन बरो भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 1844-45 में भारत में नर बलि प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। नर बलि प्रथा, ठीक है, कुछ आदिवासियों में थी, है ना, कुछ जो ट्राइबल्स थे उनमें ये प्रथा हुआ करती थी, नर बलि प्रथा थी। तो नर बलि प्रथा जो समाप्त की गई, कब की गई, 1844-45 में। इससे जुड़े एक अधिकारी हैं कैंपबेल, नाम याद रखना, कैंपबेल इससे जुड़े हुए, इस प्रथा के समाप्ति से जुड़े क्या है, एक अधिकारी हैं, ब्रिटिश अधिकारी। और इस प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो हार्डिंग प्रथम को जाता है। ये दो नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है ये। नर बलि प्रथा समाप्त हुआ था 44-45 में, कैंपबेल अधिकारी थे, ठीक है, जिनकी नियुक्ति की गई थी इसके लिए, और हार्डिंग प्रथम के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद 85 तक हो गया। देन 85 के बाद आप कह सकते हो वही 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, मैरिज एक्ट बोल सकते हैं, जिसमें बालिकाओं की और बालकों की न्यूनतम आय, विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसे निश्चित किया गया। बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्ट था ना, नेटिव मैरिज एक्ट, ये BS मालवारी के प्रयासों से लाया गया था। ठीक है, इसी के बाद 1872 में एक और एक्ट भी आया था, ब्रह्म समाज एक्ट, सॉरी ब्रह्म विवाह अधिनियम। ठीक है, ये भी आया था, ये ब्रह्म समाज के लिए था। और केशव चंद्र सेन के प्रयास से आया था। ठीक है, ब्रह्म समाज द्वारा लाया गया था, ब्रह्म समाज के जो मेंबर थे उनके लिए था ये। ठीक है, और इसमें भी 14 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम, सॉरी महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए 14 वर्ष और बालकों के लिए 18 वर्ष आयु निश्चित की गई थी। इस अधिनियम के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि जो 1872 में आया था और केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया था 1878 में। ठीक है, 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया था और इसी के कारण फिर एक और विभाजन हुआ था ब्रह्म समाज में। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन घोष ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज का डिवीज़न हुआ है, एक बार तो देवेंद्रनाथ टैगोर और इनके बीच हुआ था, केशव चंद्र सेन के बीच हुआ था 1866 में। ठीक है, 1866 में हुआ था, राइट, जब भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज बने थे, है ना। और फिर 1878 में हुआ था, है ना, जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह अधिनियम का एक तरह से क्या किया, इन्होंने इसका पालन नहीं किया और अपनी एक 13 वर्षीय जो बालिका थी उसका विवाह कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो फिर 1878 में फिर से एक बार डिवीज़न हुआ है साधारण ब्रह्म समाज के रूप में। ठीक है, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन घोष ने किया था। हम सब पढ़ेंगे बाद में जब ब्रह्म समाज पढ़ेंगे तो। ठीक, तो इस तरह से ये भी आप बता सकते हो 1872 का। साथ में आप बता सकते हैं 1891 का जो सम्पत्ति आयु अधिनियम है, सम्मति आयु अधिनियम। ठीक है, ये मुख्य रूप से हम मानते हैं SS बंगाली के प्रयास से लाया गया था। ठीक है,
SS बंगाली के प्रयास से लाया गया था। हाँ, इसमें भी यही एज रही, ठीक है। और इसमें ये था कि इसमें ये बोल दिया गया था कि बालिका की विवाह की जो न्यूनतम आयु थी ना, न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 12 वर्ष, याद रखिएगा ना, 14 वर्ष नहीं थी, सॉरी माफ़ करिएगा, 12 वर्ष। 1891 के सम्मति आयु अधिनियम में जो बालिका की विवाह की जो न्यूनतम आयु है वह कितनी की गई? 12 वर्ष की गई, ठीक है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप कह सकते हैं 1891 के बाद आप बोल सकते हैं कि इससे पहले भी एक था, भूल गया था, 1856 का। 1856 का क्या? हिंदू विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उस समय कौन था? डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी था। कौन? भारत का गवर्नर जनरल। और यह किसके प्रयास से आया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से आया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में जो विधवा विवाह है ना, उसको क्या दी गई थी? मान्यता प्रदान कर दी गई थी। तो इसका भी उल्लेख आप कर सकते हैं, 1856 में आया था, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं स्त्री शिक्षा के लिए जो काम हुए हैं उनको आप बता सकते हैं। इसी में इसके सकारात्मक पक्ष के बारे में यदि पूछे एग्जाम में, तो जैसे बताया मैं आपको कि सबसे पहले किसने किया था? ईसाई मिशनरियों ने इसमें काम किया था, इस दिशा में, ठीक है। क्या उन्होंने किया था? कलकत्ता में उन्होंने तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी 1819 में। कहाँ की थी? कलकत्ता में, ठीक है, माफ़ करिएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से तरुण स्त्री सभा, हाँ राइट, 1819, हाँ, स्त्री शिक्षा से संबंधित, राइट। इसके बाद आप बता सकते हैं स्त्री शिक्षा के लिए और भी काम हुआ। जो शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष थे, कौन था? J.D. बेथुन। तो J.D. बेथुन ने कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। कलकत्ता में क्या की थी? एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी यदि पूछे तो? 1849। देखिए सारा कुछ आता है प्रीलिम्स में, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि अब मैं कोई ट्रिक बताऊं, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा आपको आपका जो गोल है ना, आप उसको याद करिए और थोड़ा सा मेहनत करिए, है ना। ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। J.D. बेथुन ने बालिका विद्यालय स्थापित किया था, कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। वो शिक्षा परिषद क्या थे? अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है ना। और क्या इससे शिक्षा के लिए काम हुआ था? यदि और पूछे आपसे एग्जाम में, तो स्त्री शिक्षा के लिए और क्या काम हुआ था? इसके अलावा आप कह सकते हैं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, वुड डिस्पैच, है ना। वुड डिस्पैच का आप उल्लेख कर सकते हैं। 1854 का वुड डिस्पैच, ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आता भी है। इसको बोलते हैं भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा। जब मैं आपको बढ़ाऊंगा भारत में शिक्षा का विकास, तो हम पढ़ेंगे इसको, है ना। इसमें स्त्री शिक्षा है, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए इसमें बात कही गई थी, है ना, कि महिलाओं को की शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो वुड डिस्पैच में भी बात कही गई थी, तो इसका भी आप उल्लेख कर सकते हैं, राइट है। इसके अलावा और किसका उल्लेख कर सकते हैं आप? महिलाओं की शिक्षा से संबंधित क्या बता सकते हैं आप? और महिलाओं की शिक्षा से संबंधित जो जैसे, हाँ, एक नाम ले सकते हैं आप, किनका? D.K. कर्वे का नाम ले सकते हैं। D.K. कर्वे का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने पुणे में महिला विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी, है ना। तो ये तमाम आप नामों का उल्लेख कर सकते हैं। एक अखिल भारतीय महिला संघ भी बना था 1926 में। 1926 में क्या बना था? अखिल भारतीय महिला संघ बना था, ठीक है, जिसने महिला के उत्थान के लिए काम किया था। अखिल भारतीय महिला संघ क्या बना था? अखिल भारतीय महिला संघ। तो ये तमाम बातें आप बता सकते हैं, स्त्रियों के जो मुक्ति के लिए काम किया था जिन्होंने, ठीक है। तो ये सब किसके कारण हुआ था? इन्हीं सुधार आंदोलनों के प्रयास से सब हुआ था, ठीक है, जो भी बदलाव देख रहे हैं आप।
तो सकारात्मक पक्ष में आप ये सब लिख सकते हैं। इसके अलावा शैक्षिक संस्थानों के लिए जो काम हुआ था उसका भी उल्लेख कर सकते हैं आप इससे शिक्षा के लिए। और जैसे मैं इससे पहले बताया था, राजा राम मोहन राय ने काम किया था, 2 संस्थाएं खुली थी, उनका उल्लेख कर सकते हैं। आर्य समाज से संबंधित जो संस्थाएं हैं, है ना, गुरुकुल कांगड़ी और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, उनका उल्लेख कर सकते हैं आप। ठीक है, जो आपके सर सैयद अहमद खान ने शुरू किया था अलीगढ़ कॉलेज, उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो महिला उत्थान के लिए मतलब मूल्यांकन किससे क्या क्या बताएंगे, तो महिला उत्थान, महिला के मुक्ति के लिए क्या काम किया गया, इसको एक पॉइंट देंगे और एक्सप्लेन करेंगे सारी बातें। एक पॉइंट देंगे शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, है ना, पाश्चात्य और भारतीय दर्शन के लिए, भारतीय विद्या के लिए जो शैक्षिक संस्थान खोले गए, है ना, उनका भी यहाँ पर आप उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, एक ये पक्ष भी रखेंगे आप, राइट। और लास्ट में आप बता सकते हैं इसमें कि एक तरह से राष्ट्रीयता के जो बीज बोए गए ना, राष्ट्रीयता के जो बीज बोए वो यहीं से शुरू हम मानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना जागी लोगों में, राष्ट्रीय चेतना जागी। क्यों जागी चेतना? क्योंकि लोग अब यहाँ पर सामाजिक जो ढांचे में कमजोरियाँ थी, जाति पात, ये सब अंतर्जातीय विवाह को भी प्रोत्साहित करने की बात कही गई इसमें, इन सब पे चोट की गई ना। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा जो समाज था वो मजबूत हुआ, जो सामाजिक ढांचा कमज़ोर था वो मजबूत हुआ, हमारी एकता बढ़ी और उससे हमारे अंदर क्या आई, राष्ट्रीय चेतना आई और इससे राष्ट्रीयता के बीज पैदा हुए, ये राष्ट्रीयता का पेड़ पैदा हुआ और हमने देश के आज़ादी के लिए क्या किया, काम करना शुरू किया। ठीक है, एकजुट होकर। हाँ, तो इस तरह से आप तमाम बातें कह सकते हैं। इसके ये सारे क्या हो जाएंगे, सकारात्मक पक्ष हो जाएंगे। नकारात्मक पक्ष की मैं बात करूं, नकारात्मक पक्ष की मैं बात करूं तो देखिए, नकारात्मक पक्ष आप ये कह सकते हैं, एक तो इसका जो विस्तार है वो क्या था, व्यापक नहीं था, सीमित था। सीमित मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये केवल मध्यम वर्गीय समाज तक, मध्यम वर्गीय जो समाज था वहीं तक इसका क्या था, विस्तार था। शहरों तक इसका क्या था, विस्तार था। तो ये इसका ये इसकी कमी है, शहर के तक इसका, शहर जो है ना वहाँ तक इसका विस्तार रहा है, मध्यम वर्गीय समाज तक इसका विस्तार रहा है। तो एक तो इसका ये नकारात्मक पक्ष की जो भारत की जो अधिकांश जनता कहाँ रहती है, गाँव में रहती है, ग्रामीण परिवेश में रहती है, वहाँ इसका प्रचार प्रसार हमें नहीं दिखा, या दिखा तो बहुत कम दिखा। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, राइट। इसका एक ये नकारात्मक पक्ष है। और एक और इसका नकारात्मक पक्ष है, वो क्या है, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता को इसने बढ़ावा दिया। कैसे बताता हूँ मैं, सुनाता हूँ आपको। देखिए, सांप्रदायिकता को कैसे बढ़ावा दिया। आर्य समाज ने क्या कहा, वेदों की ओर लौटो, है ना। ब्रह्म समाज ने क्या बोला, ब्रह्म समाज में जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या बोला कि जो वेद का ज्ञान है, ठीक है, वेद का जो ज्ञान है, जो उपनिषद का ज्ञान है वो सत्य है। अर्थात देखिए, जितने इनमें से अधिकांश जो बुद्धिजीवी लोग हैं, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, उन्होंने प्राचीन भारत का गुणगान गाया और मध्यकाल को क्या बोला कि यह समाज जो था अंधकारमय समाज था, पतनशील समाज था। किसको, मध्यकाल को। अब आप थोड़ा सा सोचिए, प्राचीन काल में कौन थे शासक, हिंदू वर्ग था। शासक वर्ग कौन था, हिंदू वर्ग था। तो एक तरह से देखा जाए तो इस मूवमेंट ने कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग के समाज को, हिंदू शासकों द्वारा जो नियम बनाए गए, जो समाज की स्थापना की गई, उसका क्या किया गया, गुणगान किया गया। और मध्यकाल में कौन आ गए थे, आपको पता, अरब आ गए बाद में, पूर्व मध्यकाल में, और मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत आएगा और फिर मुगल आएंगे। ठीक है, तो मध्यकाल में कौन थे, मुस्लिम थे, मुस्लिम शासक वर्ग था, उनका प्रभुत्व था। तो इन्होंने क्या बोला कि जो मध्यकाल है वो क्या है, पतनशील था। तो एक तरह से मुस्लिम काल था वो, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता बढ़ी। ठीक है, हिंदू और मुस्लिमों में क्या हुई, जो सांप्रदायिकता के भाव पैदा हुए। सांप्रदायिकता क्या होती है तो पता होगा आपको ना शायद, जब एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धर्म के प्रति, है ना, असहिष्णुता, बैर भाव रखता है, तो उसे बोलते हैं सांप्रदायिकता। अपने धर्म को मानता है तो सांप्रदायिकता नहीं है। यदि मैं अपने धर्म को मानता हूँ और दूसरे धर्म के प्रति मेरे अंदर कोई बैरभाव नहीं है तो ये सांप्रदायिकता नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि मैं अपने धर्म को मानता हूँ, ठीक है,
और अपने धर्म के अलावा अपने धर्म की ही का ही गुणगान करता हूँ और दूसरे के धर्म की क्या करता हूँ, आलोचना करता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, ये सांप्रदायिकता के भाव हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका दूसरा जो अब बता सकते हो नकारात्मक पक्ष क्या बताओगे कि ये सांप्रदायिक